एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद मोटिवेशन। आज हम क्लास 10th की सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन आंसर करेंगे। वैसे ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सिर्फ 402 ही नहीं, सभी स्किल एजुकेशन की इम्पॉर्टेंट बुक है जिसका चैप्टर 1 है कम्युनिकेशन स्किल। तो इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन 1, use of abbreviation in a communication leads to misinterpretation of messages is an example of dash barriers। देखो, आपने जब लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था, इस चैप्टर को की वीडियो आपने जब देखी है, मैं इसका वैसे अगर नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगी वीडियो के नीचे। उसमें आपको डिटेलिंग बताया गया था कि कम्युनिकेशन के अंदर हम जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है, कई बैरियर्स होती हैं, कई रुकावटें होती हैं जिसकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं हो पाती है। तो आप ये बताइए कि इसमें से कौन सी वो कम्युनिकेशन का बैरियर है जिसकी वजह से जब हम एब्रीविएशन यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल जब हम कहते हैं MA या जब हम कह रहे हैं कि BTW, तो इसका कोई बंदा गलत मतलब निकाल ले। एब्रीविएशन मतलब शॉर्टकट में अगर हम बात कर रहे हैं तो दूसरा सेकंड पर्सन उसका मिसकंसेप्शन, मिस मीनिंग निकाल ले। जैसे नॉर्मली लैंग्वेज में क्या करते हैं, BTW मतलब बाय द वे, ओके। लेकिन अगर कोई पर्सन है, जैसे हमारे यहाँ पर दिल्ली में बहुत मशहूर है BTW, बिट्टू टिक्की वाला, तो वहाँ पर वो क्या करे, मिसकंसेप्शन ले रहा है उस मैसेज का, ठीक है। तो अब इसको कौन सा बैरियर मानेंगे, फिजिकल बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, इमोशनल बैरियर या नन ऑफ दिस? ओके, आई थिंक सबको आंसर आ चुका होगा, चेक कर लीजिए। द राइट आंसर इज दिस इज लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि वो शॉर्टकट पे बात कर रहा है, लैंग्वेज यूज कर रहा है शॉर्टकट की, और वो लैंग्वेज हमारे हिसाब से वो लैंग्वेज अलग होनी चाहिए, तो इसीलिए इसी को क्या कहेंगे, लैंग्वेज बैरियर। यूज ऑफ एब्रीविएशन इन द कम्युनिकेशन लीड्स टू मिस interpretation of message is an example of language barriers. Second question, which of the following methods are used to receive information from the sender through a letter? अब एक सेंडर है, उसने अपना लेटर में मैसेज सेंड किया। जैसे मैंने आपको ये जो मैसेज है पूरा जो वीडियो है, ये वीडियो के थ्रू सेंड किया है ना। तो अब जो सेंडर है, अगर वो लेटर भेज रहा है तो वो मैसेज किस वे में भेज रहा है, लिसनिंग वे में, स्पीकिंग वे में, रीडिंग वे में या राइटिंग वे में? होपफुली मैक्सिमम को इसका आंसर बहुत इजीली आ गया होगा। बिल्कुल सही आंसर इज राइटिंग। तो राइटिंग मेथड से ही एक सेंडर लेटर के थ्रू रिसीवर को मैसेज भेज सकता है। Which one is not a part of verbal communication? इसमें से कौन सा वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है? देखो, कम्युनिकेशन में जब हमने पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, दो टाइप की कम्युनिकेशन होती, कौन सी, वर्बल, नॉन वर्बल। तो अब इसमें से कौन सा वर्बल नहीं है? नोट पे ध्यान दो। आंसर्स हैं ओरल, रिटर्न, जेस्चर, ईमेल। चेक करिए, जल्दी बताइए। होपफुली आपको आ गया होगा। द आंसर इज जेस्चर। जेस्चर क्या होता है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको जेस्चर कहते हैं। जब आपको जैसे कोई पिक्चर के कह ले कि चलो आज घूमने चलते हैं और आपका मूड नहीं है और आप ऐसे मुंह बनाते हो, नहीं, आप मुंह से नहीं बोल रहे, ओरल नहीं बोल रहे, आप रिटर्न लिख कर नहीं दे रहे हो, है ना, आप ईमेल नहीं टाइप कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हो। जहां वर्ड यूज करोगे वो वर्बल हो जाएगा, जहां वर्ड यूज नहीं कर रहे हो, एक्शन कर रहे हो, बॉडी के एक्सप्रेशन कर रहे हो, तो वहां जेस्चर यानी कि नॉन वर्बल होता है। डैश इज द एक्ट ऑफ कन्वेइंग मीनिंग फ्रॉम वन एंटाइटी और अ ग्रुप टू अनदर थ्रू द यूज ऑफ म्यूचुअली अंडरस्टूड साइन, सिंबल एंड सिमियोटिक रूल्स। अब यहाँ पर क्या है कि जब हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर या एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को कोई मैसेज कन्वे कर रहे हैं, या तो कुछ सिंबल, जैसे हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो हिंदी इंग्लिश,
है ना, या फिर कोई साइन, उनको यूज करके या कुछ रूल्स को यूज करके वो मैसेज को कन्वे किया जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या सेल्फ मैनेजमेंट बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं, ग्रीन स्किल बोलते हैं, या आईसीटी स्किल बोलते हैं? जल्दी से बताइए। सबसे इजी है, अरे हम वही चैप्टर कर रहे हैं, कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन की डिफाइन भी है। कम्युनिकेशन इज act of conveying meaning from one entity or group to another through the use of mutually understood signs, symbols, and semiotic rules. Fifth one is dash is a form of communication that allows students to put their feelings and ideas on paper. अब ये कौन सी स्किल है जो कि एक स्टूडेंट को अपने फीलिंग पेपर पे लिखने देती है? इज दैट अ लिसनिंग स्किल, राइटिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल और रीडिंग स्किल? बिल्कुल सही। जब आप पेपर पे लिखते हो तो दैट इज कॉल्ड राइटिंग स्किल, जब आप सुनते हो तो लिसनिंग स्किल, जब आप बोलते हो तो स्पीकिंग स्किल, और जब आप रीड करते हो तो रीडिंग स्किल। इजी है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत इजी है, ये बुक बहुत इजी है, बस एक पढ़ने की बात है। कई बच्चे इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, 0 मार्क्स लाते हैं, छोड़ देते हैं। आप अटेम्प्ट नहीं करोगे तो मार्क्स कैसे आएंगे? एटलीस्ट अटेम्प्ट करो ना, नेगेटिव मार्क्स थोड़ी ना मिल रहे हैं। What is not a barrier of effective communication? इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कौन सा एक बैरियर नहीं है? नोट पे ध्यान दिया करो, एग्जाम में हमेशा नोट की वजह से कंफ्यूज हो जाते हो। आप बैरियर ढूंढते रह जाओगे और नोट पूछा है आपसे। बैरियर मतलब रुकावट। आपकी अच्छी कम्युनिकेशन में कौन सा एक रुकावट नहीं है? फिजिकल, लैंग्वेज, जेंडर और ग्रीन स्किल। देखो फिजिकल, अगर आप फिजिकली मतलब अपने आप को लो फील कर रहे हो तो वो आपकी लैंग्वेज में बैरियर होता है, ठीक है। लैंग्वेज, सामने वाले को मलयालम आती है, आपको हिंदी आती है, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, तो यहाँ लैंग्वेज बैरियर आ गया। जेंडर, समटाइम क्या होता है कि कुछ बातें गर्ल्स बॉयज से नहीं कर पाती या बॉयज गर्ल्स से नहीं कर पाते, तो यहाँ पे जेंडर की वजह से भी कम्युनिकेशन इफेक्ट हो जाता है। लेकिन ग्रीन स्किल क्या होता है? ग्रीन स्किल मतलब कि हम कितना ग्रीनरी को वर्क कर रहे हैं, हम जैसे पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, प्लांट्स कर रहे हैं, प्लांटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ? क्या ये कम्युनिकेशन का पार्ट है? नो, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। सो राइट आंसर इज ग्रीन स्किल। सेवेंथ, dash is a form of communication that allows students to put their feelings and ideas on paper. ये आई थिंक गलती से रिपीट हो गया है। कौन सी ऐसी फीलिंग्स है जो बच्चे पेपर पे लिखते हैं? तो दैट इज राइटिंग स्किल। नेक्स्ट है डिस्टेंस कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ डैश कम्युनिकेशन। जब आप दूर से किसी से बात करते हो तो वो कौन सा कम्युनिकेशन होता है? क्या वो ओरल है, क्या वो वर्बल है, क्या वो नॉन वर्बल है, या बॉडी लैंग्वेज? फोन पे बात कर रहे हो, ओरल। जब हम फोन पे किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो ओरल है। अगर हम ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो आपका वर्बल में आ जाएगा, ठीक है। और बॉडी लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन डज नॉट इन्वॉल्व, ओरल या बोलने वाले कम्युनिकेशन में क्या नहीं आएगा? टॉकिंग नहीं आएगी, फेस टू फेस कन्वर्सेशन नहीं आएगा, लेटर राइटिंग नहीं आएगा, या टॉकिंग ऑन अ फोन नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? ओरल मतलब बोलना, ठीक है, तो बोलने में क्या नहीं आएगा? देखो टॉकिंग भी मुंह से बोल रहे हो, फेस टू फेस बात कर रहे हो तब भी मुंह से कर रहे हो, स्पोक कर रहे हो। लेटर राइटिंग में आप पेपर यूज कर रहे हो तो लेटर राइटिंग नहीं आएगा, ये रिटर्न में आएगा। टॉकिंग ऑन द फोन, ये भी आपका ओरल में आएगा। Sudha was a good girl. Identify the type of sentence
सुधा एक अच्छी लड़की है, ये कौन सा सेंटेंस टाइप है? इंपेरेटिव है, डिक्लेरेटिव है, इंटेरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी, कौन सा है? जल्दी बताइए ना, चेक योर आंसर। डिक्लेरेटिव, सिंपल सेंटेंस है ना, डिक्लेरेटिव है। इंपेरेटिव क्या होता है? जब किसी को ऑर्डर देते हो या किसी से रिक्वेस्ट करते हो तो वो इंपेरेटिव होता है। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, क्वेश्चन पूछोगे। एक्सक्लेमेटरी जहां आप फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हो तो वो एक्सक्लेमेटरी हो गया। तो सुधा वॉज अ गुड गर्ल, तो ये क्या है? सिंपल लाइन है, तो दैट इज डिक्लेरेटिव। डैश आर अ group of words that work together to communicate an element of speech. ग्रुप ऑफ वर्ड जब इकट्ठे हो जाते हैं और आप कम्युनिकेट कर पाते हो तो उसे क्या बोलते हैं? उसे वर्ब बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे, फ्रेजेस बोलेंगे या नाउन बोलेंगे? बताइए। ये तो इंग्लिश ग्रामर में से है, सबको इजीली आ जाएगा। जी हाँ, फ्रेज बोलेंगे। फ्रेजेस आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर टू कम्युनिकेट एन एलिमेंट ऑफ स्पीच। ये फ्रेज की डिफाइन भी है, आप इसको एज ए डिफाइन भी लिख सकते हो 2 मार्क्स में। वर्ब आपको पता है क्रिया होती है, एक्शन वर्ड। एडवर्ब जो वर्ब की क्वालिटीज बताएं। नाउन तो संज्ञा होती है ना, नेमिंग वर्ड। तो दैट मीन्स इसमें से कुछ भी नहीं आएगा, ग्रुप ऑफ वर्ड तो नहीं है, ये तो सिंगुलर वर्ड्स होते हैं सारे। Dash is consequence of performance. It plays an important part in communication. इसमें से क्या कम्युनिकेशन का एक कंसिक्वेंस है, एक पार्ट है? अच्छा, कम्युनिकेशन के क्या क्या पार्ट होते हैं ये बताओ। चलो चलो अच्छा एक बार आंसर देख लेते हैं। वर्ब है, एडवर्ब है, फीडबैक है, नाउन है, क्या है? बिल्कुल सही, फीडबैक है। देखो वर्ब क्या है? क्रिया, एक्शन, एक वर्ड है। एडवर्ब वो एक्शन का क्वालिटी बता रहा है, नाउन नेमिंग वर्ड है। अब फीडबैक क्या है? आपकी कम्युनिकेशन की साइकिल अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन का कंसिक्वेंस के अंदर क्या होता है? सेंडर होता है। सेंडर क्या करेगा? एनकोड करेगा, फिर वो क्या करेगा? उसको मैसेज भेजेगा। मैसेज भेजा किस चैनल के थ्रू? फिर डिकोड किया उसको, फिर डिकोड करने के बाद रिसीवर उसको रीड करेगा एंड देन रिसीवर उसका फीडबैक देगा, रिप्लाई देगा। तो फीडबैक इज अ कंसिक्वेंस ऑफ परफॉर्मेंस। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन कम्युनिकेशन। Which one is not a 7 C's of communication? मैंने आपको बार बार कहा है 7 C's अच्छे से लर्न कर लो कि कम्युनिकेशन में 7 C's क्या है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपको 7 C's अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ आपको दिया हुआ है कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। देखो सारे सी से लिखे हैं तो कंफ्यूज मत हो जाना। चलो चेक कर लो। देखो मैं आपको 7 C's बताती हूँ कौन कौन से होते हैं। कंप्लीटनेस, अपनी बात पूरी कंप्लीट करो। कंसाइजनेस, टू द पॉइंट बोलना है। क्लैरिटी, जो वर्ड बोल रहे हो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। करेक्टनेस, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, करेक्ट मैसेज कन्वे करोगे। कॉन्क्रीटनेस, कॉन्क्रीटनेस मतलब कि आप जो मैसेज कन्वे कर रहे हो वो सामने वाले को उसका कोई बेस बनाओ। ये नहीं कि इधर उधर की बातें करो। अब अगर मैं कम्युनिकेशन की बात कर रही हूँ तो मैं कम्युनिकेशन की बात करूंगी, यहाँ मैं ग्रीन स्किल डिस्कस करते नहीं बैठ जाऊंगी, है ना। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब कि उसी टॉपिक पर कंसिडर रहो। एंड कर्टसी, कर्टसी मतलब कि रिस्पेक्ट देना है, आप अपनी ऑडियंस को रिस्पेक्ट देते हुए बात करेंगे, है ना। तो कॉन्फिडेंस इसमें नहीं आएगा, इसीलिए कॉन्फिडेंस 7 C's का पार्ट नहीं है। वैसे लाइफ में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओके। अ डैश सेंटेंस allow us to share a lot of information by combining 2 or more related thoughts into one sentence. अब इसमें से आपको देखो सेंटेंस के टाइप करे हैं हमने, तो सेंटेंस के टाइप में ऐसा कौन सा टाइप है? डैश इज अ सेंटेंस जो आपको अलो करता है कि इंफॉर्मेशन को कंबाइन करना है, 2 या ज्यादा इंफॉर्मेशन को कंबाइन करता है। बताओ
क्लॉज को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? क्या वो सिंपल सेंटेंस होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, या नन ऑफ दिस? एंड द राइट आंसर इज कंपाउंड। कंबाइन कर रहे हो तो कंपाउंड। ये कंपाउंड की डिफाइन भी है, 2 मार्क्स में अगर आए तो आप लिख सकते हो। अ कंपाउंड सेंटेंस अलो अस टू शेयर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बाय कंबाइनिंग 2 or more related thoughts into one sentence. Dash writing is a process of creating a non-fiction text about current or recent news item of general interest and specific topic. किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक या न्यूज़ के बारे में अगर आप डिटेलिंग दे रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, उस डिटेल लिखने को क्या बोलते हैं? सिंपल राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, लेटर राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग? है ना कंफ्यूजन? Now check your answer. That is called article writing. Article writing is the process. Article writing में आप क्या करते हो? नॉन फिक्शन टेक्स्ट लिखते हो जिसमें आप करंट जो अभी हो रहा है, रिसेंट न्यूज़ के बारे में, आइटम्स के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में डिटेलिंग में लिखते हो। ओके, अ डैश सेंटेंस, देखो फिर से सेंटेंस का आ गया। सेंटेंस अच्छे से कर लेना, तीनों सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। A dash sentence is a sentence that combine one independent clause with at least one dependent clause. तो यहाँ पर कंबाइन हो रहा है लेकिन एक इंडिपेंडेंट है और दूसरा डिपेंडेंट है, तो क्या होगा ये? बिल्कुल सही, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कंपाउंड में दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। A dash is a series of sentences that are organized and coherent and are all related to single topic. एक ही टॉपिक के ऊपर अगर आप सेंटेंसेस की सीरीज लिख दोगे, बहुत सारे सेंटेंस लिख दोगे जो कि आपस में रिलेटेड होने चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे? क्या फ्रेज बोलेंगे? नो, फ्रेज तो सिर्फ एक लाइन होती है। आर्टिकल बोलेंगे, आर्टिकल में तो करंट टॉपिक डिस्कस होता है। पैराग्राफ बोलेंगे, मे बी पॉसिबल। लेटर बोलेंगे, या रिक्वेस्ट तो किसी को नहीं कर रहे ना, किसी को मैसेज तो कन्वे नहीं कर रहे, तो राइट आंसर इज पैराग्राफ। A paragraph is a series of sentences that are organized and coherent and are all related to a single topic. Which one is not a part of speech? Part of speech आपको 8 part of speech सिखाए थे ना, तो अब इसमें से बताओ कि कौन सा part of speech नहीं है? Verb, noun, adjective, paragraph. बिल्कुल सही है, सबको आता है। आंसर इज पैराग्राफ। तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर इज पैराग्राफ। पार्ट ऑफ स्पीच आपको ऑलरेडी पता है, देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो पैराग्राफ तो कहीं नहीं आता ना, दैट्स व्हाई पैराग्राफ इज रॉन्ग आंसर। Which one is not type of phrases? इसमें से कौन सा phrases नहीं है? आपने phrases के भी टाइप करे है ना? Subject is not a type of phrases. Subject तो आपका part of sentence होता है, prepositional phrases होते हैं, appositive phrases होते हैं, gerund phrases होते हैं, लेकिन subject is not a type of phrase. How the sender chooses to bring the message into a form appropriate for sending is called. जो सेंडर है वो जो तरीका चूज करता है अपना मैसेज सेंड करने को, उसे क्या बोलते हैं? एनकोडिंग, डिकोडिंग, फीडबैक या चैनल? एंड द राइट आंसर इज एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब होता है कि किस तरह से वो अपना मैसेज मतलब कोड कर रहा है वीडियो के थ्रू या टाइप करके या बोल कर, ठीक है? तो वो किस तरह से अपने मैसेज को सेंड करना चाहता है उसको बोलते हैं एनकोडिंग।
Hope you like the video. Thank you for watching.